कई मतदान हो चुके हैं और दूसरे चरण में इस बार देवभूमि की बात कहूंगी। हमारे साथ बात करने के लिए अनिल बलूनी जी है। देवभूमि के लिए कहा जाता है कि उत्तराखंड पूरे देश को पानी और जवानी दोनों देता है। उत्तराखंड में बीजेपी ने इस बार कहा है कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम करके दिखाया है, लेकिन डबल इंजन की सरकार का एक इंजन यानी मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें 3 बार बदल चुका है। ऐसे में क्या स्थिति है? बलूनी जी, स्वागत है आपका न्यूज नेशन न्यूज स्टेट से बात करने के लिए। सर, जिस तरीके से आपने काम किया, ट्रॉमा सेंटर्स की बात हो, पलायन की बात हो, उत्तराखंड के वोटर्स वहां जाएं, आपने अपील की कि अपने गांव में वोट दीजिए, आप खुद वोट जाएंगे, लेकिन 3 चेहरे बदलने का फायदा ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और आपके विपक्षी उठाते हुए नजर आते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं? मेरा ये मानना है, ये कांग्रेस जो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस स्प्रेड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस की संस्कृति में ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री बनना, दूसरे को गिरा देना, फिर उठा देना, फिर पटक देना हमारे यहाँ जिम्मेवारी है। हमारे यहाँ तो एक टीम एफर्ट्स होते हैं, सब लोग मिलकर काम करते हैं, टीम स्पिरिट के साथ काम करते हैं और सब लोग मिलकर काम करते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने विकास के काम किए। वो बॉल लेके जा रहे थे, फिर उनको लगा कि पुष्कर सिंह धामी बॉल गोल के नजदीक हैं, उन्होंने उनको पास दे दिया। पुष्कर सिंह धामी, तो ऐसे ही होता है, विकास इसी प्रकार से होता है। और हमारी जो तीनों मुख्यमंत्री रहे, तीनों ने अच्छा काम किया। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी काम कर रहे हैं, पूरे चुनाव में घूम रहे हैं, उनकी उपलब्धियां गिरा रहे हैं। तीरथ सिंह जी भी घुमा रहे हैं, सारा लगे हुए हैं, सबके सब उनको मदद कर रहे हैं। और कांग्रेस में क्या होता है, आपने देखा ना, पंजाब में क्या हाल हो गया, सर फुटबॉल हो गई। तो इसलिए हमारे यहाँ जिम्मेवारी है, उनके यहाँ पद है। उत्तराखंड में भी देखा था सर, मार्च 2016 में किस तरह से कांग्रेस वर्टिकल डिवाइड हो गई थी, लेकिन अब बहुत से साथी ऐसे रहे जो कांग्रेस छोड़कर आए, वापस कांग्रेस में चले गए। चाहे यशपाल आर्या हो, हरक सिंह रावत हो, देखते हैं कि कुछ डेंट करेगा इस तरीके से स्थिति बनने? नहीं, देखिए, वो गए अपनी मर्जी से गए। अब वो आए थे तो उनको लगा होगा कि जैसे कांग्रेस में होता है वैसा यहाँ होता है, यहाँ पर भी कुछ आएंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ सत्ता की हनक दिखाएंगे, जो करना है वो करेंगे। उनको पता लगा कि भाई यहाँ बीजेपी में तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ तो मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। सुबह सुबह मुख्यमंत्री जी का फोन आया था कि भाई क्या काम किया, क्या नहीं किया, रोज पूछते हैं। और सब कमीशन खोरी बंद हो गई, सब बंद हो गया। तो उनको लगा कि ये कैसी राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने लगा वापिस चलो अपने तरफ। तो वो चले गए, तो हमने तो भगाया नहीं, अपने आप चले गए। तो जब यहाँ से उनको लगा कि ये विचारधारा अलग है, यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो चले गए यहाँ से। तो हमने तो भगाया नहीं था भाई, अपने आप चले गए। तो उसका कोई अंतर नजर नहीं आएगा जब मतदान होगा या नतीजा आएगा? जनता को समझ आ गया कि इनका कोई मतलब नहीं है भाई, ये तो सिर्फ। सर, आपने काम की बात की, लगता है कि काम और बेहतर हो जाता, लेकिन 5 साल में से 2-2.5 साल तो कोविड के रहे। उत्तराखंड की बात करें तो टूरिज्म पे एक पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर है। वह लोग जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं वो वापस आ गए, वह लोग जो एडवेंचर टूरिज्म पे थे, चाहे औली हो या बाकी चक्राता हो, ऋषिकेश में हो राफ्टिंग, उसका नुकसान हुआ। जो धार्मिक टूरिज्म है वो काफी हद तक प्रभावित हुआ। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ। देखिए, पूरी दुनिया में और पूरी मानव जाति के सामने एक संकट आया कोविड के रूप में, और उसमें बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ढह गई। बड़े बड़े लोग जो बहुत दम भरते थे अर्थव्यवस्था का और विकसित होने का, वो सब गिर गए। और वो सब देख रहे थे कि हिंदुस्तान तो तबाह हो जाएगा इसमें। वो सब सोचे थे यहाँ तो तबाही आएगी, 125 करोड़ लोग हैं, ये हो जाएगा, अला हो जाएगा, फला होगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमने संभाल लिया। और हमने इस कोविड के काल में भी विकास की गति को रुकने नहीं दिया। इस कोविड काल में भी ऑल वेदर रोड बनती रही। इस कोविड काल में भी कर्णप्रयाग रेल मार्ग पे काम चलता रहा। इस कोविड काल में भी स्वास्थ्य सुविधा को और तेजी के साथ हमने फैलाया। तो इस कोविड काल का कोई हम लोगों के विकास में कोई बहुत असर पड़ा ऐसा नहीं। लेकिन लगता है कि इन राज्यों में गोवा और उत्तराखंड, खासतौर पर उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम, वहाँ कोविड काल का ज्यादा असर नजर आएगा, क्योंकि पंजाब में एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, वहाँ तो पॉजिटिव तब भी रहा जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था नेगेटिव चली गई। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, वहाँ उत्पादन अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन ये 2 राज्य और उत्तराखंड पूरा का पूरा टूरिज्म पे निर्भर था। ऐसे में अगर लोग बेरोजगार होंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान जो सत्ता में बैठे हुए दल है उन्हें हो गया। और डबल इंजन की सरकार को लगता है सबके सामने समस्या आई, हमने उसका समाधान करने की कोशिश की।
हमने कोई मानव जाति के सामने अभी तक तो ऐसा कभी कोई आया ही नहीं था पल, तो उसमें हम लोगों ने कोशिश की और हमें लगता है कि हमारी केंद्र सरकार ने और हमारी राज्य सरकार ने दोनों ने इस समस्या को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला। जहां दुनिया के बड़े बड़े देश विफल हो गए थे वहां हमने इसको करके दिखाया। ये मोदी जी का नेतृत्व है, ये डबल इंजन का काम है कि हमने उस समस्या से भी हम लोग बहुत प्यार से निकल गए। सर, आपको हमने देखा रेल मंत्री से मिलते हुए बीते 5 सालों में आप कई बार मिलकर आए। जो मौजूदा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां कैसे कनेक्टिविटी हो सके आपने काम किया। आपने इस लिहाज से भी काम किया कि जो रेलवे चारधाम के पास तक जा रही है वो काम तेजी से ऑल ओवर द रोड लगभग बन चुकी है। इससे कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो विकास का एजेंडा है वो डबल इंजन की सरकार का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में ही नजर आता है, और ना सिर्फ डेवलपमेंट के लिहाज से बल्कि क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, चाइना का बॉर्डर पास है, नेपाल का बॉर्डर पास है, उस लिहाज से, सामरिक लिहाज से। अब देखिए, ये तो हमारे सोच में फर्क है। हम लोगों ने कहा सड़क बनाओ, रेल मार्ग बिछाओ। अब कांग्रेस के रक्षा मंत्री क्या कहते थे, सड़क मत बनाओ, वो अंदर ना आ जाए। वो ऐसी सोच के साथ काम करते थे। और जो पहाड़ों में हमारे यहाँ रेल का काम चल रहा है, हमारे यहाँ रोड का काम चल रहा है, हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, मोबाइल कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, एयर कनेक्टिविटी का काम चल रहा है, ये सारी चीजें उत्तराखंड में विकास के साथ साथ उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं चोट करेगी। सर, मैं रेणी गांव भी गया था। पलायन पे तो काफी हद तक अंकुश लगा है। जहां तपोवन में 1 साल पहले 7 फरवरी 2021 में आपदा आई थी, लेकिन लगता है कि लोगों का कनेक्ट बढ़ाने की जरूरत है। जिस तरीके से आपने कहा कि अपने त्योहार गांव में जाके मनाइए, मेरा गांव मेरा गौरव, उस तरह का कनेक्ट बढ़ाने की जरूरत है। और जो आपने अपील की कि जनता अपने गांव में आके वोट दे, जो उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, उत्तराखंड के मूल निवासी, लगता है वो काम करेगा, एक कनेक्ट होगा गांव से शहरों ये का। बड़ा दुर्गम काम है, बड़ा मुश्किल काम है कि लोगों को वापस कनेक्ट करना। जो हमारे गांव हैं वो भूता हो रहे हैं, जो पगडंडियों में हमारे पुरखे चले हैं वो सब अब बंजर हो गई हैं। तो इसको वापस जोड़ के रखना ये एक दुर्गम, बहुत मुश्किल काम है। हम लोगों ने इसका बीड़ा उठाया, हमारी सरकार उस पर काम भी कर रही है। हमने एक पलायन आयोग भी बनाया है और उस पर सब पे हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर है, लेकिन इस पे मेहनत करके इसको हम चाहेंगे कि इसको पूरा करके रहें। मतलब चाहे वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिहाज से हो, जो सीमावर्ती गांव है वो खाली ना हो, इस लिहाज से हो। लेकिन सर, अगर विकास से इतर बात करें, जिस तरीके से अमित शाह गए थे उत्तराखंड, उन्होंने कहा रोहिंग्याओं को कांग्रेस सरकार में बसाने की कोशिश की गई। बांग्लादेशियों के साथ भी यही कोशिश हुई, आपके कई नेता ऐसे बयान दे चुके हैं। ऐसे में डेमोग्राफिक चेंज उत्तराखंड में अगर असम से भी कई बार तुलना की जाती है, कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं? असम से तुलना नहीं की जाती है। 2011 का जो सेंसस है उसका उल्लेख किया जाता है, उसमें उत्तराखंड नंबर 2 पे शायद है, जिस पर कि डेमोग्राफिकल चेंज उत्तराखंड में नंबर 2 पे है। तो अगर देवभूमि में ऐसे समय आता है, देवभूमि में ऐसे विषय आते हैं, देवभूमि में अगर जुम्मे की छुट्टी की बात कोई करने लग जाता है, देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करने लग जाता है, देवभूमि में मुख्यमंत्री केवल एक ही धर्म स्थान पे जाए, हरिद्वार में हरीश रावत जी एक ही जगह जाते थे, तो ये तो चर्चा आएगी ना, फिर ये विषय तो आएगा ही ना। फिर आप बताइए, हम तो कभी इन विषयों पर डेमोग्राफिक चेंज का देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है सर, अगर उत्तराखंड में ये होता है, क्योंकि एक तरफ काला पानी विवाद नेपाल के साथ चल रहा है, पूरी एलएसी है चाइना के साथ। देखिए, क्या है कि सत्ता में रहने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहना है, इस तरह की बातें करते रहने इन लोगों ने, ये इस तरह ही भड़काते रहते हैं। आप बताइए, हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात क्यों लेकर आ रहे। हमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की, हमने जुम्मे की छुट्टी की बात की, आपने कॉमन सिविल कोड की बात, कॉमन सिविल कोड की बात तो करनी पड़ेगी जब ये सारे विषय आएंगे। आप बताइए, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बीजेपी में हलचल है, हार का डर है, इसलिए कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है। कि हर सवाल का जवाब नहीं देना है। आप ये बताइए कि जिन्ना की बात कौन करता है? क्या कभी हम करते हैं? क्या सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद की बात हम करते हैं? क्या पाकिस्तान की बात हम लोग करते हैं? क्या जिन्ना की बात हम लोग करते हैं? क्या दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की भूरी भूरी प्रशंसा नहीं करते हैं? क्या मणिशंकर अय्यर नहीं करते हैं? क्या शशि थरूर नहीं करते हैं? तमाम फहरिस्त है लंबी। हम आपके उम्मीदवार भी कहते हैं कि अगर हम बीजेपी के उम्मीदवार हार गए तो जश्न पाकिस्तान में मनाया जाएगा। नहीं, मैं इसलिए इन्हीं की बातों पर यही लोग एजेंडा सेट करते हैं ऐसा, यही लोग इस तरह की बातें करते हैं। हमारे लोग नहीं करते हैं ऐसी बातें। हमारा काम गरीब कल्याण का है, हमारा काम देश के गरीब लोगों तक राशन पहुंचाना है,
हमारा काम गरीब लोगों को और देश के प्रत्येक व्यक्ति को, आज दुनिया की बड़ी बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था बताओ, कहाँ फ्री वैक्सीन लग रही है? हिंदुस्तान में लग रही है ना फ्री वैक्सीन सब लोगों को। मतलब आप सोचिए 150 करोड़ वैक्सीन लग जाना छोटी बात होती है क्या? हमारा ये काम है, हमारा काम है गरीबों को किसी तरह से राहत मिले। सर, कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती है और क्या इस बार आम आदमी पार्टी भी एक चुनौती हो सकती है? क्योंकि कर्नल साहब पूर्व, आज मैं आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूँ, आप जरूर 10 तारीख को इसको चलाइएगा। कर्नल साहब अगर अपनी जमानत बचा लेंगे तो ये उपलब्धि होगी उनके लिए। और कांग्रेस, हरीश रावत पिछली बार दोनों सीट से हारे थे, 57 सीटों का बम्पर बहुमत था आपके पास। हैट्रिक चांस है। मैं बता रहा हूँ, आप लाल कुआं पता कर लीजिए, मैं तो हल्द्वानी में रहता हूँ, वो फंस गए हैं बुरी तरीके से और वो हैट्रिक चांस पे है। और ये बहुत गजब के मुख्यमंत्री होंगे जो 2 चुनाव में तीसरी बार हारेंगे। तो ये आपका भविष्यवाणी है, ये आप भविष्यवाणी मतलब 2 चुनाव में तीसरी बार हारने का आप कह रहे कि तीन हैट्रिक बनेगी, हार की हैट्रिक बनेगी। हाँ, वो ऑन हैट्रिक है और ये मेरे को लगता है देखना पड़ेगा, गिनीज बुक में भी उनका नाम आ सकता है। ये 2 चुनाव में मुख्यमंत्री के प्रत्याशी रहते हुए। सर, लेकिन अभी तक परिपाटी ये रही है कि सरकारें रिपीट नहीं होती। एनडी तिवारी जी को छोड़ के किसी ने मुख्यमंत्री 5 साल नहीं रहे। कांग्रेस बीजेपी की सरकार 5 साल के बाद रिपीट नहीं हुई। इस बार कैसे आपको लगता है कि आपकी रिपोर्ट कार्ड में दम है? ऐसा मोदी जी की सरकार, मोदी जी का नेतृत्व इन मिथों को तोड़ने के लिए ही है। वो सारे इस तरह की जो चीजें होती है, एंटी इनकम्बेंसी के बाद जब से मोदी जी आए, प्रो इनकम्बेंसी की बात शुरू हो गई। अब एंटी इनकम्बेंसी के बाद जब लोग प्रो इनकम्बेंसी, हमने अब तो सत्ता पक्ष कहता है कानून व्यवस्था बेहतर है, क्योंकि इससे पहले यूपी चुनाव में तो विपक्ष कहता था कि कानून व्यवस्था की खस्ता हाल। इस बार सत्ता पक्ष ने मुद्दा बना दिया योगी सरकार में। क्योंकि हमारी सरकार तो मेहनत और परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाली सरकार है, ये तो मेहनत पसीना निकालने वाली सरकार है। सर, लेकिन आप एम्स ऋषिकेश के मेंबर रहे। हम 15 दिन के आसपास उत्तराखंड में घूमे और पहाड़ी इलाकों में एक बड़ी समस्या है कि या तो डॉक्टर्स नहीं मिलते, डॉक्टर्स मिलते हैं तो रेफर कर देते हैं, कोई श्रीनगर भेज दो, कोई देहरादून भेज दो, कोई कहीं और भेज दो। एक ये बड़ी समस्या आपको नजर आती है कि अभी भी उत्तराखंड राज्य बनने के 20 साल बाद भी एक बड़ी समस्या है? नहीं, देखिए, एक बात जरूर है कि उत्तराखंड का जिस तरह का भौगोलिक परिस्थिति है वह बड़ी कठिन परिस्थिति है और वहां पर डॉक्टरों को ले जाना, वहां अस्पताल बनाना, ये सब एक दुर्गम काम है। लेकिन एम्स का हुआ, आप बताइए, एम्स बन गया। ऋषिकेश एम्स में 800 डॉक्टर है। आज उत्तराखंड के लोगों को उसका, आप तो पहले कह रहे थे कि जब दिल्ली में सेकंड वेव आया तो दिल्ली वाले भी वहां जाके इलाज करा रहे थे। देखिए ना, आप तमाम मुजफ्फरनगर, मेरठ के लोग वहां एडमिट हुए और हमने उत्तराखंड जैसे, उत्तराखंड तुलनात्मक रूप से छोटा राज्य है, वहां पर 2 एम्स खोल दे, दूसरा एम्स का शिला पूजन हो गया। तो आखिर इस तेजी के साथ हम लोग गंभीर है, तभी तो काम हो पा रहा है। तो सर, आप किस तरीके से कितनी सीटें मानते हैं कि पिछली बार वाला रिकॉर्ड कायम हो सकता है? देखिए, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पुराने रिकॉर्ड को और सुधारना चाहता है। हमारी 57 सीटें, हम क्यों चाहेंगे कि हम 56 सीटें जीते? हम तो पहले से बढ़ना ही चाहेंगे ना। तो हमारा लक्ष्य है कि हम पहले से अच्छा रिजल्ट लाएं, पहले से अच्छा, उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, पूरी ताकत लगाई हुई। लेकिन बलूनी जी, जो भविष्य की योजनाएं हैं, कॉमन सिविल कोड की बात हो या फिर ड्रेस, जिस तरीके से हिजाब वाला मामला पूरे देश में चल रहा है, उसे लागू किया जाए, लगता है कि विकास के साथ साथ ध्रुवीकरण पे भी जोर? नहीं, ध्रुवीकरण हम नहीं करते, ध्रुवीकरण बाकी लोग करते हैं। हमारा ध्रुवीकरण विकास के साथ है, हम विकास के आसपास ध्रुवीकरण करते हैं। तो ऐसा जवाब नजर नहीं आता सर कि हरीश रावत ने कहा कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे और आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे? अच्छा, एक चीज है, अगर आप अपने एक बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचिए कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना ठीक है कि सबके लिए कानून होना ठीक है, भाई ऐसा नहीं कर सकते ना। आप वहां बोलेंगे कि मुस्लिम, अरे यूनिवर्सिटी भी कभी ऐसा होता है क्या? सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति उसमें जाए, ये क्या होता है? और देवभूमि में वो भी, आप किसको चुनाना चाहते हैं? देवभूमि के लोगों को। क्यों देवभूमि के लोगों को कचोटना चाहते हो? क्यों देवभूमि के लोगों को आप पिंच कर रहे हो जाके कि भाई यहाँ मुस्लिम चिढ़ा रहे हो? और उसी का वो मैंने जो कहा ना, हैट्रिक चांस, वो इसीलिए है हैट्रिक चांस। मतलब हरीश रावत अपनी कबर खोद रहे हैं, आप ये सीधा आरोप लगा रहे हैं? हाँ, पता नहीं, हरीश रावत, कांग्रेस दोनों मिलकर एक दूसरे की कवर खोदे, क्या करेंगे मुझे पता नहीं। मैं नहीं, कांग्रेस के अंदर भी भीतर घात देखते हैं आप? प्रीतम सिंह, हरीश रावत, अब तो इंदिरा जी रहे नहीं, वरना पहले 3 खेमे नजर आते थे। देखिए, वहां प्रत्येक व्यक्ति एक खेमा है, वहां टीम स्पिरिट नहीं है, वहां ये सोच नहीं है कि हम
लोगों के कल्याण के लिए काम करें, वहाँ स्वयं के कल्याण के लिए काम होता है। हमारे यहाँ हमारा लक्ष्य है, हमारे यहाँ आदमी बदल सकता है लेकिन लक्ष्य नहीं बदलता है। हमारे यहाँ गरीब कल्याण करना ही हमारा लक्ष्य है। जो मोदी जी ने हमको मंत्र दिया, हम उस मंत्र पे चल रहे हैं। सर, पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, ऐसे में आप क्या देखते हैं कि पहले चरण में कुछ मोमेंटम सेट हुआ है? क्योंकि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं, जयंत चौधरी तो कह रहे हैं कि मोमेंटम खराब हो चुका है। इसका असर पंजाब में भी नजर आएगा, इसका असर उत्तराखंड में भी नजर आएगा। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, समस्या क्या है कि अखिलेश जी और सब लोग का शब्द भी नहीं है, ये आप लोगों को मीडिया के शब्द लेते हैं। मोमेंटम, माहौल, हवा, इस तरह की बातें करते हैं, है ना। ये सब आप लोगों से सब सुन लेते हैं, उसको करते रहते हैं। मोमेंटम तो बन गया, अब यूपी में देखो ना, आप पता कीजिए। अभी तो अभी आपका एग्जिट पोल आया होगा, आप देखिएगा उसका जरूर कि क्या हालत है। पर एग्जिट पोल में तो सीटें घटती हुई नजर आ रही है सर, मतलब। नहीं भाई, आपने कोई गलत एग्जिट पोल देख लिया होगा, फिर गलत साबित हो जाएगा। हमारे पिछले 17 से तुलना कर रहा हूँ। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा जिस तरह से जनता ने तय किया है। मैंने बहुत जम के मैं घूमा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और हम तो उत्तराखंड के होने के नाते एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हम लोगों का नाता रहता है। हमारा तो आना जाना वहीं से, रोज चाय पीना, खाना खाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता हमारा। तो हमको तो नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में। मेरे को तो जितने भी मेरे मित्र जाट हैं वे सब कहते हैं मोदी जी को वोट देना है। मेरे को तो कोई एक आदमी नहीं मिला जो कह रहा हो कि अखिलेश को या समाजवादी पार्टी को वोट देना है। कभी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों का तो रास्ता ही नहीं रहा है समाजवादी पार्टी के साथ। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सर ओबीसी फैक्टर कितना काम करता है? ओबीसी के ऊपर हमला हो जाता है। आज ओबीसी कहते हैं कि किसी हिजाब वाला ही कोई प्रधानमंत्री कभी बन के दिखाएंगी। किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि कभी ये कहा जाता है कि आपकी टीम से खेल रहे हैं, कभी कहते हैं उनकी टीम से खेल रहे हैं, लेकिन हर जगह खेल खराब करने तो पहुंचते हैं, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो। हमारा एक ही खेल है, हम ये सब खेलने में पड़ते ही नहीं, और इसी कारण आज हम इतने लंबे समय से हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर सरकार चला रहे हैं। सबसे बड़े विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, क्योंकि हमारा केंद्र केवल ही गरीब कल्याण है। हमारा केंद्र ही लोगों की मदद करना है। हमारा केंद्र ही एक विकसित राष्ट्र बनाना है, इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है। सर, एक बार अगर पंजाब की बात कर ले, पंजाब में हमेशा स्मॉल पार्टनर थे, जैसे पहले महाराष्ट्र में हुआ करते थे शिवसेना के साथ। इस बार लगता है कि इक्वेशन बदलेगी? देखिए, पंजाब में एक परिस्थिति पैदा हुई, आपको पता ही है सारा किस तरह की एक परिस्थिति वहां पैदा हुई। लेकिन मैं आपको एक बात कह के जा रहा हूँ, आप 10 मार्च को देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी सबको सरप्राइज करेगी। हम तो कम सीटों पे लड़ते थे, इस बार हम लड़ लें प्रॉपरली। तो बलूनी जी ये कहना चाहते हैं कि पंजाब में जो सरकार बनेगी बीजेपी के बिना नहीं बन सकती। मैंने ये कहा है कि पंजाब के जब रिजल्ट आएंगे तो आप सब लोग सरप्राइज होंगे। सरप्राइज के मायने क्या है? सरप्राइज के मामले कि हमारा वोट बहुत बड़े स्तर पे बढ़ेगा और बहुत ज्यादा हमारा वोट में वृद्धि होने वाली है। और गोवा में? गोवा में तो हम सरकार बना ही रहे हैं, उसमें तो सारे आप लोगों के जो तमाम पोल पाल होते हैं वो भी सब बता ही रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। तो यानी आप ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम 5 में से 3 राज्यों में आपकी सरकार बन रही है? नहीं, हम तो 5 में से 5, हम क्यों एक भी छोड़ेंगे? आखिर हम क्यों छोड़ेंगे? हम तो चाहेंगे कि हर राज्य में हमारी सरकार हो और हम देश का तेजी के साथ विकास करें। उत्तराखंड में जब 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, अगर आपकी सरकार रहती है, अगर पुष्कर सिंह धामी भी अगले मुख्यमंत्री बनते हैं, क्या परिवर्तन आप देखते हैं? एक बड़ा परिवर्तन, क्योंकि पिछली बार ऑल वेदर रोड की बात हुई थी, रेलवे की बात हुई थी, वो काम हो रहा है। केदारनाथ जी में, केदारनाथ धाम पे खुद प्रधानमंत्री की भूमिका है, बद्रीनाथ का डीपीआर पास हो चुका है। देखिए, हमारी जो डबल इंजन की सरकार रही उसने बहुत अच्छा काम किया और आने वाला 5 साल हमको मिलने वाला है। जो मोदी जी ने कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, धामी जी और उनके सारे साथ के जितने मंत्री हैं सब लोग ताकत से लगेंगे, हमारी पूरी पार्टी भी लगेगी, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। उत्तराखंड का अगला दशक हो, उत्तराखंड में लोगों को समस्याओं से निजात मिले, लोगों का विकास हो, उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ राज्य हो, पलायन रुक जाए। पूरी ताकत से इसके लिए काम करेंगे, पलायन रोकने के लिए। और पलायन को हम धीरे कर चुके हैं, रोक भी देंगे। एक आखिरी अपील जो न्यूज नेशन के जरिए आप जनता तक पहुंचा सके कि वोट कास्ट करने के लिए चाहे दुर्गम स्थान हो, लोग निकल कर आए, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सर्दी है, कई जगह अभी भी बर्फबारी हो रही है। देखिए, मैंने तो तय किया था कि मैं अपना वोट अपने गांव में बनाऊंगा। मेरे गांव में, जो मेरा पौड़ी जिले में मेरा गांव बड़ा दुर्गम गांव है, वहां केवल 25 वोट रह गए थे। मैंने मुहिम चलाई, आज 96 वोट मुझे बताया कि 96 वोट हो गए, मतलब उसको 4 गुना मेरे यहाँ वोट बढ़ गए हैं। मेरे लिए तो बड़ा संतोष का विषय है। मैंने कल भी अपने गांव के सब लोगों को कहा भी सब वोट डालने जाएंगे। आप जा रहे हैं? मैं खुद जा रहा हूं। आप सोचिए कि मेरे को कम से कम 8-9 घंटे जाने में और 8-9 घंटे आने में लगने वाले, तो मेरे लिए एक
दुर्गम जगह मुझे अपने गांव भी जाना पड़ेगा, और लेकिन मेरे गांव के सारे लोग जा रहे हैं और हम लोग खुशी खुशी जा रहे हैं। इस चुनाव के मतदान के मौके में भी हम सब लोग मिलकर उत्सव मनाएंगे, गांव में थोड़ा खुशहाली रहे, गांव में थोड़ा रौनक रहे, ऐसा कोशिश करेंगे। तो लोकतंत्र का उत्सव है मतदान, और मतदान में न्यूज नेशन न्यूज स्टेट लगातार ये अपील कर रहा है कि आपके यहाँ अगर मतदान है तो सबसे पहले जाकर मतदान कीजिए, उसके बाद ही कोई काम कीजिए। और जिस तरीके से खुद बलूनी जी ने कहा कि वो विकास की कोशिश करेंगे, वैसे भी इनके पास कॉमर्स रही है और कोशिश इनकी यही रहेगी कि उत्तराखंड की छवि बदली जाए। अब उत्तराखंड यानी देवभूमि की जनता को तय करना है कि वो छवि बदलते हैं या सरकार, क्योंकि जनादेश सिर्फ आपके हाथ में है। नमस्कार।